नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत के बारे में एक वीडियो पर चर्चा कर ली है, तो ये उसके बाद का वीडियो है, यानी ये पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहाँ से पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसी के बाद आपके समझ में ये वीडियो आने वाला है। ठीक है, वो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि प्रायद्वीपीय भारत जो है वो कहाँ से आया था, किस प्रकार आया था, और साथ ही साथ यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं और कौन कौन से पठार स्थित हैं। तो उस वाले वीडियो हम लोगों ने केंद्रीय उच्च भूमि तक बात की थी, जिसमें अरावली श्रेणी आता था, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्य श्रेणी जिसके अंतर्गत रीवा पन्ना का पठार और भांडेर का पठार आता था, और साथ ही साथ सतपुड़ा श्रेणी की बात की थी। तो उसके बाद से आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देरी न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं पूर्वी पठार के बारे में। पूर्वी पठार के अंतर्गत बघेलखंड का पठार आता है, छोटा नागपुर का पठार आता है, राजमहल की पहाड़ियाँ, गड़जात पहाड़ी, महानदी बेसिन जिसको छत्तीसगढ़ बेसिन भी बोलते हैं, और साथ ही साथ दंडकारण्य जिसको बस्तर का पठार भी बोलते हैं, ये शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो सभी के बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बघेलखंड के पठार के बारे में। ठीक है, तो जो बघेलखंड का पठार है ना, यह मैकल श्रृंखला के पूर्व में स्थित है। मतलब जो मैकाल श्रृंखला है उसके पूर्व में यह स्थित है, और साथ ही साथ इसके उत्तर में सोनपुर की पहाड़ियाँ हैं और दक्षिण में रायगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इसके पूर्व में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, सोनपुर की पहाड़ियाँ, और दक्षिण में रायगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो बघेलखंड का पठार है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में आता है। ठीक है, मतलब दोनों राज्यों की सीमा में ये स्थित है, तथा यह केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करने का काम करता है। जैसे कि आप मैप में देख ही रहे हैं कि यह केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि यह दोनों के बीच में है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोनों को अलग करने की कोशिश करेगा, और वैसे भी ये पूर्वी पठार का ही भाग है, तो जाहिर सी बात है ये बीच से अलग कर देता है पूर्वी पठार को, मतलब कि दोनों के बीच में आ जाते हैं। यहाँ की जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उसमें एक महत्वपूर्ण नदी है सोन नदी, दूसरी है टोंस नदी, और तीसरी है जूहिला नदी। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बघेलखंड वाला पठार वाला जो एरिया है यहाँ पर लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो इसके संबंध में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं छोटा नागपुर के पठार के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो छोटा नागपुर का पठार है इसका विस्तार झारखंड में है, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में है, और उसके बाद अगर बात करें तो उड़ीसा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं वहाँ तक भी इसका विस्तार पाया जाता है, और छत्तीसगढ़ और दक्षिण बिहार तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है कि ये जो छोटा नागपुर का पठार है झारखंड में भी आता है, पश्चिम बंगाल में भी आता है, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र में भी इसका विस्तार है, छत्तीसगढ़ और दक्षिणी बिहार तक फैला हुआ है। ठीक है, और इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है 650 मीटर, तथा इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, मतलब जो इसका सबसे ऊंचा शिखर है, वो है पारसनाथ, ऊंचाई है 1365 मीटर। तो साथ ही साथ आप इसको भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर एक नदी निकलती है, मतलब छोटा नागपुर के पठार से बीचों बीच से लगभग एक नदी निकलती है जिसका नाम है दामोदर नदी, और जो दामोदर नदी है ये छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटने का काम करती है, क्योंकि लगभग बीच से निकलती है तो जाहिर सी बात है दो भागों में बांटने का काम करेगी। तो एक भाग हो जाता है उत्तरी भाग, और दूसरा भाग क्या हो जाता है नीचे वाला दक्षिणी भाग, जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं। तो जो उत्तरी भाग है ना, इसको वैसे बोला जाता है नॉर्मली हजारीबाग या फिर कोडरमा का पठार, यानी छोटा नागपुर के पठार का जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसको दामोदर नदी काट देती है, तो उत्तर वाला जो भाग है उसको हजारीबाग का पठार या फिर कोडरमा का पठार बोलते हैं, और जो नीचे वाला भाग है यानी दामोदर नदी के नीचे वाला दक्षिण वाला जो भाग है छोटा नागपुर के पठार का, उसको बोला जाता है रांची का पठार। तो आपको ये याद रखना है कि ये छोटा नागपुर के पठार का ही हिस्सा है, मतलब कि उसी को जब दामोदर नदी दो भागों में बांट देती है तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। वैसे ये दोनों के दोनों एक ही का हिस्सा है, किसका? छोटा नागपुर के पठार का।
ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो दामोदर नदी है जो कि छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटने का काम करती है, ये छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। साथ ही साथ जो दामोदर नदी बेसिन है यहाँ पर कोयले का भंडार बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मतलब सर्वाधिक कोयले का भंडार यहाँ पर पाया जाता है। और जो रांची का पठार है यहाँ से एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। रांची का पठार मैंने आपको बताया ना कि छोटा नागपुर के पठार का नीचे वाला हिस्सा, दामोदर नदी के नीचे का दक्षिणी भाग, तो वहाँ जो रांची का पठार है वहाँ से महत्वपूर्ण नदी निकलती है जिसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है। तो ये जो स्वर्ण रेखा नदी है ना, ये छोटा नागपुर के पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। छोटा नागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी। और दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि रांची के समीप जो कि झारखंड की राजधानी है, वहीं पर स्वर्ण रेखा नदी पर एक वाटरफॉल है जिसको बोला जाता है हुंडरू जलप्रपात। तो याद रखिएगा कि जो हुंडरू जलप्रपात है किस नदी पर बना हुआ है? ये बना हुआ है स्वर्ण रेखा नदी पर, जो कि छोटा नागपुर के पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। और जो छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है ना, ये ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित उच्च स्थलाकृत या जो दीप रूपी स्थलाकृत है। ये दीप रूपी स्थलाकृत का मतलब है कि उठा हुआ भाग जो कि ऐसा लगे दूसरे स्थान की अपेक्षा एक दीप की तरह उठा हुआ है, तो वो वाला जो भाग है उसको बोला जाता है पाटलैंड या फिर पाट भूमि, जो कि संरचनात्मक रूप से उत्थित भूमि का उदाहरण है। उत्थित भूमि मतलब उठा हुआ भूमि। ठीक है। तो उसी का उदाहरण माना जाता है। जैसे आप देख रहे हैं मैप पे, तो जो पश्चिम वाला इधर का जो एरिया है ये पूरा का पूरा लावा निर्मित है, ग्रेनाइट की चट्टानें हैं यहाँ पर, और इसी को बोला जाता है पाटलैंड। ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो दामोदर नदी है इसके ऊपर यहाँ पर हजारीबाग स्थित है। ठीक है। हजारीबाग जिसको कोडरमा का पठार भी बोलते हैं इसको, और यहाँ पर आर्कियन या फिर ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है। और ऊपर यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर पलामू क्षेत्र स्थित है जहाँ पर विंध्यन चट्टानें भी पाई जाती हैं कुछ मात्रा में। और जो नीचे वाला रांची का पठार है इसके बारे में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि रांची के पठार का जो ढाल है ना वो एकदम नीचे की तरफ है, मतलब दक्षिण की तरफ है, जबकि जो हजारीबाग का पठार है वहाँ पर मतलब कि दामोदर नदी के ऊपर वाला जो भाग है उसका अगर बात करें कि उसका ढाल किधर है, तो उसका ढाल दक्षिण पूर्व में है। ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जबकि रांची के पठार वाले का ढाल किधर है, तो पूरा का पूरा दक्षिण की तरफ है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर साइड में सिंह भूमि स्थित है जहाँ पर धारवाड़ की चट्टानें भी पाई जाती हैं। और ये इस साइड जो है ये लावा क्षेत्र है, यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है, पूरा का पूरा ये राजमहल पहाड़ी वाला क्षेत्र आता है। तो ये चीज़ें भी आपको साथ ही साथ याद रखनी है। मैप के जरिए मैंने आपको बता दिया है। ये जो सिंह भूमि है यहाँ पर आपको पता ही है कि ये खदान काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। सिंह भूमि की जो खदान है यहाँ पर आयरन अयस्क पाया जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसके संबंध में याद रखनी है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी है। तो यहाँ पर मैप में देख लीजिए, जैसे कि यहाँ से एक नदी निकलती है कोनार नदी, जो कि जाकर दामोदर नदी में मिल जाती है। ठीक है। और ऊपर से एक बोकारो नदी निकलती है जस्ट उसके बाद से, जो कि हजारीबाग के पठार से ऊपर वाले क्षेत्र से निकलती है। तो ये भी इसका ढाल बताता है कि इधर की तरफ है, तो ये दक्षिण पूर्व की तरफ है, तो जाहिर सी बात है दामोदर नदी में जाकर मिलेगी। ठीक है। और एक और नदी है यहीं पर देख लीजिए आप ध्यान से, तो एक है बराकर नदी, उसका भी दामोदर नदी में जाकर मिलाप हो जाता है। ठीक है। जबकि जो रांची का पठार है यहाँ से नीचे से कुछ नदियाँ भी निकलती हैं, जैसे कि ऋषिकुल्या नदी, तो वो नीचे की तरफ एकदम पूरा चली जाती है। और बैतरणी नदी भी निकलती है, वो भी नीचे चली जाती है। साथ ही साथ स्वर्ण रेखा नदी जो है वो भी नीचे चली जाती है। ये दामोदर नदी की तरफ नहीं जाती हैं क्योंकि इसका ढाल नीचे साइड है। ठीक है। साथ ही साथ जो मैकाल पर्वत मैंने आपको बताया, तो मैकाल पर्वत जो है वहाँ से एक नदी निकलती है जो कि यहाँ पर मतलब कि जो छोटा नागपुर का पठार है यहाँ भी प्रवाहित होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जो है महानदी। ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि महानदी निकलती कहाँ से है, तो ये मैकाल से निकलती है, जबकि प्रवाहित कहाँ पर होती है, तो ये छोटा नागपुर के पठार में भी प्रवाहित होती है। तो ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो दामोदर नदी है ना, जो कि इसको मतलब छोटा नागपुर के पठार को एकदम बीचों बीच से काटती है, इसको पहले बंगाल का शोक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बंगाल का शोक। लेकिन अगर अब की बात करें तो अब इसको बंगाल का शोक नहीं कहा जाता है, बल्कि इसको बंगाल का वरदान कहा जाता है, क्योंकि अब इसी के कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फसल का उत्पादन होता है। लेकिन पहले के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाता था, मतलब ये जो नदी है काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाती थी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाढ़ की स्थितियाँ पैदा हो जाती थी। उसका रीज़न भी था क्योंकि ये जो झारखंड का पठारी वाला क्षेत्र है ये ऊंचा था, और जैसे ही पश्चिम बंगाल वाले एरिया में ये दामोदर नदी उतरती थी तो वो
काफ़ी ज़्यादा ढाल वाला एरिया था। तो ढाल होने के कारण जो नदी थी वो काफ़ी ज़्यादा वेग में जाती थी, तो पूरा का पूरा पानी जो था वो वेग में जाता था और जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया था उसको काफ़ी ज़्यादा बाढ़ के रूप में प्रभावित करता था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर एक बांध बना दिया गया। कई सारे बांध वैसे बने हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर जो बांध बनाए गए उसी के कारण से इसका जो पानी है उसको धीरे धीरे छोड़ा जाता है, जिस कारण से यहाँ पर अब अच्छी फसल उत्पादन होती है और बाढ़ की स्थितियाँ नहीं आती हैं। यही कारण था कि पहले क्या बोला जाता था इसको, बंगाल का शोक, क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती थी, और अब बंगाल का वरदान बोला जाता है क्योंकि अब इसके कारण काफ़ी ज़्यादा पश्चिम बंगाल को फ़ायदा हो रहा है। तो ये भी आपको दामोदर नदी के संबंध में याद रखना है कि पहले ये बंगाल का शोक थी और अब ये क्या है, बंगाल का वरदान है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डैम बन गए तो जाहिर सी बात है पानी अब अपने हिसाब से छोड़ा जाएगा। तो ये चीज़ें आपको इसके संबंध में और याद रखनी है। साथ ही साथ आपको पता ही होगा कि जो छोटा नागपुर का पठार है ये खनिज संसाधनों की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा धनी है। इसी कारण से इसको भारत का रूर कहा जाता है। रूर मतलब मिनरल स्टोर ऑफ इंडिया। तो इसको भारत का रूर इसी कारण से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। रूर में आपको बता दूं कि ये एक जर्मनी की नदी है जो कि राइन नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है, रूर नदी जो है वो राइन नदी की सहायक नदी है, ये जर्मनी में बहती हैं। तो जो रूर नदी है उसका जो बेसिन है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खनिज पाया जाता है, तो उसी के कारण इसकी भी उपमा दे दी गई है कि जो छोटा नागपुर का पठार है यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा खनिज पाया जाता है। जैसे जर्मनी के रूर नदी पर पाया जाता है, उसके बेसिन में पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी पाया जाता है। इस कारण से इसको भारत का रूर कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा कि क्यों कहते हैं भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को। ठीक है, रूर मैंने आपको बता ही दिया कि नदी का नाम है और ये कहाँ बहती है, जर्मनी में। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण खदानें हैं, जैसे कि जादूगोड़ा की खदान। तो जो जादूगोड़ा की खदान है ना, यहाँ पर यूरेनियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इसके अलावा जो हजारीबाग वाला पठार है, ठीक है, ऊपर वाला एरिया दामोदर नदी के, तो वहाँ पर माइका पाया जाता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो जो माइका है लगभग भारत का 70% माइका यहीं से पाया जाता है, मतलब हजारीबाग के पठार से ही पाया जाता है। और अगर बात करें कि विश्व का कितने प्रतिशत माइका भारत में निकाला जाता है, तो निकाला जाता है 90%, जबकि उसमें से 70% कहाँ से पाया जाता है, तो छोटा नागपुर के पठार से पाया जाता है। इसके अलावा जो पलामू वाला क्षेत्र है, तो पलामू वाले क्षेत्र से संगमरमर पाया जाता है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये सब पाया जाता है। ठीक है, पलामू आपने सुना भी होगा, पलामू राष्ट्रीय उद्यान तो यहीं पर स्थित है। तो उस वाले क्षेत्र से ज़्यादातर क्या पाया जाता है, संगमरमर, बलुआ पत्थर और चूना, ये सब चीज़ें। ठीक है, और मैंने आपको सिंहभूम वाला एरिया तो बता ही दिया जो कि रांची के पठार के अंतर्गत आता है, नीचे वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर आयरन अयस्क पाया जाता है, साथ ही साथ मयूरभंज और क्योंझर से भी आयरन अयस्क भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और जो दामोदर नदी बेसिन है तो उसमें तो मुख्य रूप से कोयला ही पाया जाता है पूरे के पूरे बेसिन में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा भंडार है कोयले का। साथ ही साथ अगर बात करें कि कोयले की और कौन सी खदानें हैं यहाँ पर, तो राजमहल पहाड़ी वाला क्षेत्र जो है वहाँ भी कोयला पाया जाता है। रानीगंज हो गया, धनबाद, झरिया, बोकारो, रामगढ़, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कोयला पाया जाता है। रानीगंज से मुझे याद आया कि रानीगंज जो क्षेत्र है यहाँ से कलकत्ता के लिए भारत की सबसे पहली ट्रेन चलने वाली थी, लेकिन फिर चल गई थी मुंबई से ठाणे, और उसके बाद मतलब दूसरे नंबर पे फिर रानीगंज से कलकत्ता के लिए ट्रेन चली थी। ठीक है, लेकिन पहले यही चलने वाली थी लेकिन फिर नहीं चल पाई थी। तो आप चाहें तो इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं कि दूसरे नंबर पर यहाँ पर भारत में ट्रेन चली थी, जबकि पहले नंबर पर चलने वाली थी लेकिन चल गई थी मुंबई से ठाणे। तो छोटा नागपुर के पठार के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राजमहल के पहाड़ी की। तो जो राजमहल का पहाड़ी वाला क्षेत्र है इसको आपको किसी किसी बुक में छोटा नागपुर के पठार के साथ ही पढ़ा दिया जाता है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे गढ़जात पहाड़ी की, तो उसको महानदी बेसिन, जिसको छत्तीसगढ़ का पठार वाला एरिया बोला जाता है, तो उसके साथ बता दिया जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि राजमहल पहाड़ी वाला जो है आप चाहें तो छोटा नागपुर के पठार के साथ लिख सकते हैं, और जो गढ़जात पहाड़ी वाला जो पॉइंट होंगे उसको आप चाहें तो महानदी बेसिन वाले के साथ लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर अलग से बताया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं राजमहल पहाड़ी की। तो यह जो पहाड़ी है यह मुख्य रूप से भारत के झारखंड राज्य में छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि छोटा नागपुर के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, मतलब ये छोटा नागपुर के पठार से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये छोटा नागपुर के पठार का ही भाग है। और ये जो कोई पूरा का पूरा पहाड़ी वाला क्षेत्र है ये बेसाल्ट से निर्मित है, मतलब बेसाल्ट चट्टानों से ये बना हुआ है। और अगर बात करें कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था जुरासिक युग में। ठीक है, जुरासिक युग में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, उसी से ये बना था। क्योंकि आपको पता है कि
कि जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं किसके कारण बनती हैं, तो वो लावा के कारण ही बनती हैं। ठीक है, तो इसके संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गढ़जात पहाड़ी की। तो जो गढ़जात पहाड़ी है इसका विस्तार झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से उड़ीसा के उत्कल तट तक है। ठीक है, इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है महेंद्रगिरी, और इसको मतलब कि जो गढ़जात पहाड़ी वाला क्षेत्र है इसको उड़ीसा की उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, मेवाड़ का जो पठार है उसको राजस्थान की उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, और जो गढ़जात पहाड़ी वाला क्षेत्र है इसको उड़ीसा की उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि उड़ीसा को ओडिशा कब से कहा जाने लगा, यानी उड़ीसा का नाम ओडिशा कब से पड़ा। और अगर आपको नहीं पता है तो उसकी वीडियो भी पहले से अपलोड है, भारतीय राज्यों का विकास और उनकी स्थापना कब हुई और किस संशोधन के अंतर्गत हुई, ये सभी चीज़ें मैंने पहले से पढ़ा रखी हैं, तो उसकी भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो महानदी बेसिन है वो इस पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो गढ़जात पहाड़ियाँ हैं वो महानदी बेसिन के उत्तर में स्थित हैं। दोनों एक ही बात है। गढ़जात पहाड़ी से देखेंगे तो गढ़जात पहाड़ी के दक्षिण में महानदी बेसिन होगा, और महानदी बेसिन से देखेंगे तो महानदी बेसिन के उत्तर में गढ़जात पहाड़ी स्थित है। मैप में आप देख ही रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत आपको होनी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है महानदी बेसिन, जिसको छत्तीसगढ़ का पठार भी बोला जाता है। अगर बात करें इसके विस्तार की तो जो इसका विस्तार है वो छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य में है। इसका जो निर्माण हुआ है वो अवतल या धसाव की प्रक्रिया द्वारा हुआ है। आपने सुना होगा अवतल लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस मतलब जो बीच वाला भाग होता है दोनों तरफ का उठा हुआ होता है, उठा हुआ तल मतलब उत्तल, और दबा हुआ तल मतलब अंदर धसा हुआ जो तल होता है वो होता है अवतल। तो इसका जो तल है कैसा है, अवतल है, मतलब धसा हुआ है, तो वही अवतल या धसाव की प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण हुआ है। साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ बेसिन है ना, ये छोटा नागपुर के रांची के पठार को दंडकारण्य के पठार से अलग करता है, और स्वयं को मतलब खुद को यह छोटा नागपुर के रांची के पठार से अलग करता है। किसके जरिए, महानदी के जरिए। तो याद रखिएगा कि स्वयं को महानदी के द्वारा छोटा नागपुर के रांची के पठार से अलग करता है, जबकि ये दंडकारण्य और छोटा नागपुर के पठार को अलग करने का काम करता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। महानदी के संबंध में आप चाहें तो याद रख सकते हैं कि जो महानदी है वो मैकाल पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो महानदी बेसिन वाला क्षेत्र है यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें जहाँ पर होंगी वहाँ पर कोयला पर्याप्त मात्रा में होगा, तो यहाँ पर कोयला का जो भंडार है वो काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपने सुना होगा तलचर की खदान जो कि ओडिशा में स्थित है, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो इस चीज़ को आप महानदी बेसिन या फिर छत्तीसगढ़ पठार या फिर छत्तीसगढ़ बेसिन के संबंध में आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दंडकारण्य के पठार की। जो दंडकारण्य का पठार है उसको बस्तर के पठार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मतलब कि छत्तीसगढ़ में एक क्षेत्र पड़ता है बस्तर, नक्सलवादी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, आपने ये नाम सुना भी होगा। तो जो बस्तर वाला क्षेत्र है यहाँ पर दंडकारण्य के पठार को बस्तर का पठार भी बोला जाता है। ठीक है, और अगर बात करें इसके विस्तार की तो इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। ठीक है, और ये जो दंडकारण्य का पठार है ये आर्कियन चट्टानों से बना हुआ अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ व अनुपजाऊ क्षेत्र है। लेकिन अगर बात करें खनिज संसाधन की दृष्टि से तो खनिज संसाधन की दृष्टि से यह क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा धनी है। भारत में जो टिन धातु है वो दंडकारण्य के पठार में स्थित बस्तर क्षेत्र से निकाली जाती है। आपने सुना भी होगा जो छत्तीसगढ़ है टिन के उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान रखता है हमेशा ही, तो जो बस्तर वाला क्षेत्र है यहीं पे टिन पाई जाती है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही आता है। तो इसी कारण से छत्तीसगढ़ जो है वो प्रथम स्थान हमेशा रखता है टिन के उत्पादन में। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि गोदावरी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, नाम है इंद्रावती, वो भी दंडकारण्य के पठार से ही निकलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंद्रावती नदी कहाँ से निकलती है, दंडकारण्य के पठार से। यहीं पर जो दंडकारण्य का पठार है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण खदान है जिसका नाम है बैलाडीला की खान। यहाँ से आयरन अयस्क भी पाया जाते हैं। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है दंडकारण्य के पठार के संबंध में कि जो कालाहांडी का पठार है या फिर बस्तर का पठार या फिर मल्कानगिरी पहाड़ी अगर आपसे पूछा जाता है कि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो ये सब के सब दंडकारण्य के पठार के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कालाहांडी का पठार भी आप याद रखिएगा कि ये दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इतनी चीज़ें आपको दंडकारण्य के पठार के संबंध में याद रखनी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने
पूर्वी पठारों को भी एक एक करके जितनी भी चीज़ें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी उनको देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर पूर्वी पठार की। तो जो उत्तर पूर्वी पठार है इसमें मुख्य रूप से आता है मेघालय का पठार। तो उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से जो मेघालय का पठार है यह प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें मुख्य रूप से छोटा नागपुर का जो पठार है उसी का पूर्वी विस्तार माना जाता है। यानी जो छोटा नागपुर के पठार में चट्टानें पाई जाती हैं वही चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, मेघालय के पठार में पाई जाती हैं। ये छोटा नागपुर के पठार का ही पूर्वी विस्तार है। और आपको पता ही है छोटा नागपुर का पठार किस में आता है, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है ना। तो ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है, जो कि राजमहल और गारो गैप के द्वारा एक दूसरे से अलग होता है। राजमहल और गारो गैप जो है ये राजमहल पहाड़ी और गारो पहाड़ी के बीच में गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाए गए डेल्टाई मैदान के कारण है। ठीक है, मतलब कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ने यहाँ पर एक डेल्टाई मैदान बना दिया है, जिसी को क्या बोला जाता है, गारो और राजमहल गैप बोला जाता है। और साथ ही साथ इसको पश्चिम बंगाल में मालदा गैप के नाम से भी जाना जाता है। तो एक ही चीज़ है, अगर आपसे पूछा जाता है राजमहल या फिर गारो गैप या फिर मालदा गैप तो दोनों ही एक ही चीज़ है। ठीक है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया है पश्चिम बंगाल वाले एरिया में। और ये जो गैप बना हुआ है ये बना हुआ था प्रायद्वीपीय भारत के संचालन के दौरान। यानी जब प्रायद्वीपीय भारत जो था वो संचालित हो रहा था, आपको पता है ये आके टकरा गया था एशिया से, उसी टाइम पे क्या हुआ था कि इधर वाला जो एरिया है धंस गया था, मतलब नीचे ज़मीन जो थी धंस गई थी। अब ज़मीन नीचे धंस गई तो ऊपर से जो नदियाँ आ रही थी वो अपने साथ जो कंकड़ पत्थर ये सब लाती थी वो यहाँ पर डिपॉजिट करती चली गई। तो डिपॉजिट करने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर मैदान का निर्माण हो गया और उसी मैदान को क्या बोलते हैं, मालदा गैप या फिर राजमहल व गारो गैप। इसी के कारण क्या होता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उससे ये अलग हो जाता है, जबकि उसी का पूर्वी विस्तार है मेघालय का पठार। साथ ही साथ ये जो डेल्टाई मैदान है तो इसमें पीठ मृदा की उपलब्धता होने के कारण मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है। और इस क्षेत्र में जो सुंदर वन पाए जाते हैं वो सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मेघालय के पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी स्थित हैं। ठीक है, यहाँ धारवाड़ संरचना से निर्मित जो शिलोंग रेंज है यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। इसी कारण से जो मेघालय का पठार है इसको शिलोंग पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपको पता ही है मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग, तो शिलोंग के पठार के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो मेघालय का पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है नॉकरेक। ठीक है, जो कि मेघालय में ही स्थित है। साथ ही साथ जो खासी पर्वत क्षेत्र है तो ये जो खासी पर्वत क्षेत्र है ना तो इसकी संरचना जो है कीप रूपी है। कीप का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, जैसे कि ऑयल डालते हैं, अगर मान लीजिए किसी भी गैलन में लाते हैं ऑयल और ट्रैक्टर में डालना हो या फिर व्हीकल में डालना हो तो जो कीप होता है उसके आकार का है। मतलब नीचे क्या होता है, आकार कम होता है और ऊपर जैसे ही जाता है तो आकार इसका मोटा होता चला जाता है। मतलब ऊपर जो है साइज बढ़ती चली जाती है, नीचे कम होती है, वही होता है कीप रूपी। ठीक है, तो इसकी संरचना कैसी है, कीप रूपी है। कीप रूपी संरचना होने के कारण क्या होता है, जो मौसमी हवाएं होती हैं या कि यहाँ पर उलझ जाती हैं और सबसे ज़्यादा बारिश करती हैं। तो आपने सुना होगा दो क्षेत्रों का नाम, एक चेरापूंजी और दूसरा मौसिनराम, तो यहाँ पर ही स्थित है और यहीं पर सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है। इनमें मैं आपको अंतर बता दूं, जो चेरापूंजी है यहाँ पर सर्वाधिक एक माह कैलेंडर में वर्षा पाई जाती है। मतलब पूरे के पूरे वर्ष में एक माह में सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पर होती है। और अगर बात करें कि एवरेज रूप से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है तो वो होती है मौसिनराम में। पूरे के पूरे वर्ष का अगर एवरेज निकालें तो मौसिनराम में सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन अगर एक महीने का देखें तो एक महीने में, किसी एक महीने में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है तो वो चेरापूंजी में होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में चूना पत्थर, यूरेनियम और कोयला जैसे खनिज भंडार पाए जाते हैं। और इसके संबंध में एक चीज़ आपको और याद रखना है कि ये भारत का सबसे गीला पठार भी है। ठीक है, भारत का सबसे गीला पठार कौन सा है तो वो है मेघालय का पठार। और भारत का सबसे सूखा पठार कौन सा है तो वो है लद्दाख का पठार। तो इस तरीके से आपको मेघालय के पठार के संबंध में इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं दक्कन के पठार की। तो जो दक्कन का पठार है यह ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार संरचना में फैला हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले नर्मदा नदी ऊपर से निकली, फिर ये बीच में पर्वत, उसके बाद नीचे से ये ताप्ती नदी निकली। और ये ताप्ती नदी के जो नीचे वाला यानी दक्षिण वाला जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा दक्कन के पठार वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये दक्कन का पठार जो है ये किन किन राज्यों में फैला हुआ है तो ये फैला हुआ है महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में। ठीक है, ये जो दक्कन का पठार है इसको कई भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है। पहला दक्कन ट्रैप या फिर इसको महाराष्ट्र का पठार भी बोलते हैं, दूसरा है कर्नाटक का पठार, तीसरा है आंध्रा का
पठार। जो आंध्रा का पठार है उसको भी दो भागों में पढ़ा जाता है, एक है रायलसीमा का पठार और दूसरा है तेलंगाना का पठार। तो एक एक करके इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के पठार या फिर दक्कन ट्रैप की। ठीक है, ये जो महाराष्ट्र का पठार है इसको दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्कन ट्रैप क्यों कहा जाता है इसके बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या हुआ था कि जो प्रायद्वीपीय भारत है जब टकरा के यहाँ पर आ गया था, एशिया में जुड़ गया था, तो यहाँ पर जो अरब सागर वाली कगारी क्षेत्र है, तो महाराष्ट्र के पास क्या हुआ था कि यहाँ पर दरारी उद्भेदन के जरिए ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था कि लावा निकला था दरारी उद्भेदन के जरिए, और ये जो लावा था ये था बेसिक लावा। बेसिक लावा कौन सा होता है तो मैंने आपको बताया था पहले पार्ट में कि जिसमें सिलिका कम होता है वो बेसिक लावा बोला जाता है। सिलिका कम होने के कारण वो दूर दूर तक फैलता है। ठीक है, कम गाढ़ा होता है यानी पतला होता है तो दूर दूर तक फैल जाता है, और सिलिका अगर अधिक हो तो उसको अम्लीय लावा बोलते हैं, वो चिपचिपा होता है और दूर दूर तक नहीं फैलता। वो ज़्यादातर किसका निर्माण करता है, पर्वतों का निर्माण करता है। ठीक है, और ये जो सिलिका कम होने के कारण जो बेसिक लावा है ये पठार का निर्माण करता है। तो लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में ये जो लावा था फैल गया था। जब अरब सागर के पास से विस्फोट हुआ तो ये फैल गया था लगभग कितने में, 10 लाख वर्ग किलोमीटर में। लेकिन अगर बात करें कि वर्तमान में कितना फैला हुआ है तो वर्तमान में 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बाकी 5 लाख वर्ग किलोमीटर अपरदित व अपक्षयित हो गया, वहाँ पर मिट्टियाँ बन गई, पतली परत थी तो वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अगर नहीं खत्म होता तो पूरा का पूरा बेसाल्ट चट्टानें होती। अभी केवल 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये जो महाराष्ट्र का पठार है जिसको दक्कन ट्रैप बोलते हैं, ये बार बार यहाँ पर क्या हुआ कि लावा यहाँ पर बिछता चला गया। ठीक है, जितनी भी बार ज्वालामुखी का उद्गार हुआ यहाँ पर लावा बिछता चला गया। तो यहाँ पर सबसे मोटी परत है। ठीक है, तो 1 2 बार 3 बार यहाँ पे लगभग 3 लेयर यहाँ पर चढ़ी हुई है लावा की। तो इस कारण से ये जो है ये क्या बोला जाता है, ट्रैप बोला जाता है, मतलब जाल बोला जाता है। इसी कारण से इसको दक्कन ट्रैप बोला गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो इसका निर्माण किससे हुआ है तो मुख्य रूप से आपको पता ही है बेसिक लावा से हुआ है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएंगी। साथ ही साथ वर्धा और बेनगंगा बेसिन और रत्नागिरी क्षेत्र पर यहाँ पर आर्कियन और धारवाड़ की चट्टानें भी कुछ मात्रा में देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर मुख्य रूप से जाहिर सी बात है जो बेसाल्ट चट्टान है अगर वो अपरदित और अपक्षयित होगी तो कौन सी मिट्टी बनेगी, काली मिट्टी बनती है। और आपको पता है काली मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है ना, जैसे कि कपास के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। तो इसके अपरदित होने से यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जैसे कि गोदावरी नदी, भीमा नदी, कृष्णा नदी जो कि महाबलेश्वर से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, वो नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, और वर्धा नदी, बेनगंगा नदी, ये सब यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। और अगर बात करें कि महाराष्ट्र के पठार या फिर दक्कन ट्रैप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो है कलसूबाई। ठीक है, ये हरिश्चंद्र पहाड़ी में स्थित है। साथ ही साथ अगर यहाँ की महत्वपूर्ण पहाड़ियों की बात करें तो यहाँ की महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं हरिश्चंद्र पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, सतमाला, ग्वालीगढ़ पहाड़ी और अजंता पहाड़ी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नागपुर के पास इसे विदर्भ के पठार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो दक्कन ट्रैप है इसको नागपुर के पास जो विदर्भ क्षेत्र है वहाँ पर विदर्भ के पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में आपको मुख्य रूप से ये याद रखना है कि इसको ट्रैप क्यों कहते हैं, दक्कन ट्रैप क्यों कहते हैं। क्यों, क्योंकि अरब सागर वाले क्षेत्र में क्या हुआ कि दरारी उद्भेदन हुआ, मतलब वहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, वहाँ से लावा निकला तो पूरी तरह से फैल गया। केवल यहीं बस नहीं फैला था लेकिन सबसे ज़्यादा यहीं फैला था। ठीक है, बाकी जो दूर दूर वाले क्षेत्र थे वहाँ पर कम गया, पास वाला जो महाराष्ट्र वाला एरिया था यहाँ पे ज़्यादा चला गया। तो जाहिर सी बात है ये पूरी की पूरी ट्रैप की तरह हो गई। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कठोर चट्टानें हैं, बहुत लंबी, मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटी परतें हैं तो इसको खोद के नीचे निकाला भी नहीं जा सकता। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पहले भी जीव जंतु रहे होंगे और यहाँ पर पेड़ पौधे भी रहे होंगे, तो वो धीरे धीरे नीचे दबते चले गए। जब लावा ऊपर से बिछता चला गया तो जाहिर सी बात है कि वो नीचे क्या बने होंगे, पेट्रोलियम बने होंगे। लेकिन मोटी परत होने के कारण यहाँ से पेट्रोलियम नहीं निकाला जा सकता है, जबकि यहाँ पर पाया जरूर जाता है। हालांकि यहाँ पर एक क्षेत्र है वहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है, आपको मैं बता दूँ बॉम्बे हाई उसको बोलते हैं, तो वहाँ से पेट्रोलियम पाया जाता है। ये अरब सागर के पास ही पड़ता है तो अरब सागर से निकाला जाता है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है अरब सागर जो सागर है तो नीचे भी वहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती होंगी, बेसाल्ट की चट्टानें। क्यों, क्योंकि जो लावा है वो जाहिर सी बात तो नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि वो केवल और केवल धरती की तरफ ही आया हो, वो उधर भी गया होगा जहाँ पे अरब सागर का पानी है तो उधर भी नीचे तक गया। तो जाहिर सी बात है वहाँ भी वही चट्टानें मिलेंगी। अगर ज़मीन के नीचे जाएंगे नीचे वाले परत पे तो वहाँ भी वही चट्टानें मिलेंगी। तो वहाँ भी बहुत सारी मछलियाँ होंगी। ठीक है, जैसे शार्क मछली हो गई, कछुए उछुए जो बड़े बड़े होते हैं सब के सब दब गए होंगे नीचे। तो जाहिर सी बात है वो सब पेट्रोलियम बन गए। इस कारण से वहाँ से पेट्रोलियम बॉम्बे हाई से पाया जाता है। और अगर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र से यहाँ अगर खुदाई कर ले कोई उन्नत मशीन आ जाए तो जाहिर सी बात है नीचे से पेट्रोलियम मिल जाएगा। लेकिन परत बहुत ज़्यादा कठोर है, बहुत ज़्यादा मोटी है, इसलिए यहाँ से पेट्रोलियम निकालना इतना आसान काम
नहीं है। तो इसके बारे में आप इतनी चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कर्नाटक के पठार की। तो जो कर्नाटक का पठार है इसको धारवाड़ के पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में जो पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र है ना, उसको मलनाड कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो पर्वतीय घाट है साइड साइड वाले जो दोनों दिख रहे हैं, तो एक पश्चिमी घाट बोला जाता है और उधर साइड वाला क्या बोला जाता है, पूर्वी घाट बोला जाता है। तो इनके संलग्न में जो पश्चिमी घाट के संलग्न में पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र हैं उसको मलनाड कहते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बाबू बुदन जो है यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है मुल्यनगिरी। ठीक है, कर्नाटक के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मुल्यनगिरी है। और मलनाड के संलग्न पूर्व में अपेक्षाकृत जो कम ऊंचे पठारी क्षेत्र हैं उनको मैदान कहते हैं, जिनसे औसत में अधिक ऊंचे मैदानी क्षेत्र जो हैं उनको बेंगलुरु का पठार और मैसूर के पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इनका क्षेत्रीय नाम भी दिया गया है, बेंगलुरु का पठार और मैसूर का पठार। और साथ ही साथ यहाँ पर लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार भी मौजूद है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो बाबू बुदन की पहाड़ियाँ हैं वो लौह अयस्क के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ के प्रमुख नदियों की बात करें तो यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती, वराही, भीमा, साथ ही साथ घटप्रभा और मालप्रभा। ये यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। और जो शरावती नदी है इसमें एक जलप्रपात है जिसको जोग जलप्रपात या फिर गरसोप्पा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ये शरावती नदी पर ही बना हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। साथ ही साथ जो कावेरी नदी है इसमें एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है, उसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। और इसी में जो मैंने आपको बताया कि वाराही नदी में शिमोगा जिले के पास कर्नाटक में एक जलप्रपात है जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, वो है कुंचिकल जलप्रपात। तो याद रखिएगा कि ये वाराही नदी पर स्थित है। ठीक है, साथ ही साथ आपको पता है जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है यहाँ पर कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो जो बाबू बुदन की पहाड़ियाँ हैं ये कॉफ़ी के उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कर्नाटक जो है कॉफ़ी के उत्पादन में प्रथम स्थान भारत में रखता है। और यहाँ पर दो महत्वपूर्ण खदानें हैं, एक है कोलार की खदान और दूसरा है हट्टी की खदान। ये दोनों की दोनों खदानें सोने के लिए प्रसिद्ध है, मतलब यहाँ से गोल्ड निकाला जाता है। सोने के उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो वो कर्नाटक ही है। मैंने पहले से वीडियो बना दिया है इस पर, तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, मैंने वीडियो बनाई हुई है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत के किस राज्य में किस चीज़ का होता है। ठीक है, मतलब फसल उत्पादक अग्रणी राज्य और खनिज उत्पादक अग्रणी राज्य की वीडियो पहले से अपलोड है। और यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है मेलागिरी पहाड़ी, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सतमंगली वन, जो कि चंदन के वन बोले जाते हैं, वो पाए जाते हैं। तो इतनी सी चीज़ें आपको कर्नाटक के पठार के संबंध में याद रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आंध्रा के पठार की। तो जो आंध्रा का पठार है इसके अंतर्गत तेलंगाना व रॉयल सीमा का पठार आता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नदी है जो है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण का जो क्षेत्र है, मतलब नीचे वाला जो पठारी क्षेत्र है, इसको रॉयल सीमा का पठार कहते हैं, जहाँ पर वेलिकोंडा, पालकोंडा और नल्लामलाई पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। जबकि कृष्णा नदी बेसिन के जो ऊपर वाला यानी उत्तर वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ का जो पठारी क्षेत्र है इसको तेलंगाना का पठार कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि उत्तर वाला जो क्षेत्र है कृष्णा नदी बेसिन के उसको तेलंगाना का पठार, और जो दक्षिण वाला क्षेत्र है कृष्णा नदी बेसिन के उसको क्या बोलते हैं, रॉयल सीमा का पठार बोलते हैं। ठीक है, साथ ही आप याद रखिएगा कि तेलंगाना के पठार का जो ऊपरी हिस्सा पठारी और दक्षिणी हिस्सा जो है वो मैदानी है। मतलब जो तेलंगाना का पठार है मैंने आपको बताया नीचे वाला, तो उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो क्या है, पठारी है। जो निचली हिस्सा है वो कौन सा है, मैदान है। ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मैदान है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। साथ ही साथ कृष्णा और गोदावरी नदी के बेसिन के मध्य में एक झील स्थित है जिसका नाम है कोलेरू झील। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका आप उत्तर कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विश्व का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है वो गोदावरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। यहाँ पर क्या होता है कि जो गोदावरी नदी है वो काफ़ी ज़्यादा गहराई में बहती है, जिस कारण से उसके पानी को ऊपर लाया जाता है लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के जरिए, जिससे कि पानी जो है वो ऊपर प्राप्त करवाया जा सके लोगों को भी, फसलों के लिए भी। ठीक है, तो ये लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के माध्यम से
ही बहुत ही गहराई में बहती हुई नदी से ऊपर पानी लाया जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आयरन, कोयला, हीरा और बलुआ पत्थर जैसे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि सबसे ज़्यादा हीरा भारत के किस राज्य में पाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ एक और पठार बचता है जो कि प्रायद्वीपीय भारत का भाग नहीं है, वो है लद्दाख का पठार। ठीक है, जो लद्दाख का पठार है नॉर्मली लद्दाख में ही स्थित है। इसके बारे में आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है और दूसरी चीज़ ये कि ये भारत का सबसे सूखा पठार है। ठीक है, जो लद्दाख का पठार है भारत का सबसे सूखा पठार है और सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे गीला पठार कौन सा है, तो वो है मेघालय का पठार। तो इस तरीके से हम लोगों ने पठार वाले चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हाँ, अगर आप इसका फुल MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज। आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जितनी भी वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ सबके क्विज वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आप टेलीग्राम में सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर केवल और केवल जितनी भी वीडियो यहाँ पर अपलोड होती हैं यूट्यूब में उनकी PDF अवेलेबल करवा दी जाती हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।